नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। अभी थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासंघ को संबोधित किया है। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की। शनिवार शाम संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मुद्दों को उठाया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। खासतौर से आतंकवाद की बात उन्होंने की कि दुनिया के सामने किस तरह आतंकवाद का खतरा है। साथ ही उन्होंने दुनिया को यह भी बताया कि भारत किस तरह से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, किस तरह तरक्की कर रहा है और भारत के विकास में ही दुनिया का विकास शामिल है। तमाम मुद्दे हैं, उन पे हम समझने की कोशिश करेंगे। जो आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है उसके क्या मायने हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर राकेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पे। साथ ही प्रोफेसर राजेंद्र हर्ष जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र हर्ष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दोनों खास मेहमानों से जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में कहा है उसको समझने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला सवाल डॉक्टर राकेश शर्मा जी, आपसे मैं चाहूंगा समझना कि आतंकवाद की बात उन्होंने की, लेकिन आतंकवाद की बात ही नहीं की, उन्होंने दुनिया को यह भी बताया कि भारत किस तरह से विकास लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहा है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे संबोधन को? थैंक यू मनोज जी, हमको बुलाने के लिए आज। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि वास्तव में ये जो स्पीच थी, जो आज भाषण था, ये एक ग्लोबल स्टेट्समैन, एक वैश्विक स्टेट्समैन का भाषण था, जिसमें पूरे संसार के हर मेजर इशू को दिखलाया गया और हिंदुस्तान में, इंडिया में कितनी जो तरक्की हुई है उसके बारे में बताया गया। सो एक टेररिज्म का एक मुद्दा था, उसके अलावा बहुत ज़्यादा मुद्दे जो इस वक्त विश्व के सामने हैं, वो सब मुद्दों को प्रधानमंत्री ने संसार के सामने रखा और उन सब मुद्दों को ठोक बजा के बताया। और हमारी हिस्ट्री, हमारी कल्चर में जो पुराने चाणक्य में और टैगोर साहब के और जो ये सब बातों को उन्होंने पेश किया। सो मैं कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कई सालों तक इस स्पीच को कोट किया जाएगा, उस किस्म की ये स्पीच थी आज। जी, राजेंद्र हर्ष जी, आप कैसे देखते हैं तब जब दुनिया को प्रधानमंत्री जी ने अपनी सरकार की योजनाओं के साथ साथ कि भारत कैसे विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि भारत की सबसे बड़ी विशेषता जो दुनिया के तीसरे जगत वाले देशों में नहीं है, और वो है हमारा लोकतंत्र जी, जो 75 साल से हम लोग लगातार कर रहे हैं। और लोकतंत्र का माने केवल चुनाव होना ये नहीं है। लोकतंत्र एक जीवन का एक तरीका है जीने का, और उस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। और भारत का सारा वो विकास जो है, उसकी परंपरा लोकतांत्रिक अर्थ से ही हुई है, और हम आगे लोकतांत्रिकता से ही बढ़े हुए हैं, इसका सबको अंदाज़ा है। इसलिए भारत एक उदाहरण बन गया दुनिया के सारे देशों में। आप देखिए, लैटिन अमेरिका में कितने मिलिट्री कोज हुए, अफ्रीका में कहीं लोकतंत्र का नाम इतना नहीं है। अगर बाकी वगैरह देश देखो, चाइना हो, रशिया हो, उस तरह का लोकतंत्र जो भारत में एकदम जिंदा लोकतंत्र है, उस तरह का लोकतंत्र कहीं आपको सामने नहीं मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग विकास के मुद्दे पर कुछ न कुछ ठोस काम करने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी बात उतनी ही सच है। जी, यूनाइटेड नेशंस के पूर्व प्रतिनिधि दिलीप सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। प्रधानमंत्री जी ने आपसे कुछ देर पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो संबोधन किया, उसमें उन्होंने जहां एक तरफ भारत किस तरह से विकास की गति पर आगे बढ़ रहा है उसकी तस्वीर दुनिया के सामने रखी है, वहीं उन्होंने आतंकवाद की बात भी कही कि दुनिया के लिए आतंकवाद कितना बड़ा खतरा है, इस पहलू को भी उन्होंने सामने रखा। खासतौर से अफगानिस्तान की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने यह बात रखी है। आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को? जो बातें आपने कही वो बहुत महत्वपूर्ण थी प्रधानमंत्री के भाषण में, लेकिन मेरी दृष्टि में जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही आतंकवाद और अफगानिस्तान वगैरह के बाद, वो उन्होंने कही संयुक्त राष्ट्र के विषय में ही। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र, और संयुक्त राष्ट्र ही नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उनकी प्रासंगिकता और उनकी उपयोगिता पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं जी। और ये उन्होंने कहा अफगानिस्तान के संदर्भ में और आतंकवाद के संदर्भ में, दोनों के संदर्भ में।
क्योंकि आपने देखा कि अफगानिस्तान के मुद्दे में संयुक्त राष्ट्र जो था, सुरक्षा परिषद का जो रोल था जी, वो बहुत ही कमजोर था। और इस बात पर उन्होंने, प्रधानमंत्री ने बहुत जोर देकर कहा, बल्कि इस दफा देखिए, इस दफा प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रिफॉर्म की बात नहीं कही है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की के ही ऊपर एक सवाल उठाया है कि लोग अब पूछ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय संगठन जो हैं वो क्या रोल अदा कर रहे हैं इन क्षेत्रों में, अंतरराष्ट्रीय शांति के क्षेत्र में, अंतरराष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में, और आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसमें। तो ये कमजोरी जो है, इस पर हमने ध्यान दिया है कि अगर ये नहीं किया जाएगा तो अंतरराष्ट्रीय संगठन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा, जिस पर कि जवाब देना होगा अंतरराष्ट्रीय संगठन, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र। जी, दिलीप सिन्हा जी, उन्होंने एक बात साफ तौर पे कही कि कुछ देश जिस तरह से आतंकवाद का एक राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे पूरी दुनिया को सावधान रहने की जरूरत है। इसे आप कैसे देखते हैं? उन्होंने नाम किसी देश का नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ साफ है। बिल्कुल, और ये नाम देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि दुनिया में सबको मालूम है कि आतंकवाद को एक एज अ टूल ऑफ पॉलिसी, यानी राष्ट्रीय नीति के एक साधन के रूप में आतंकवाद का इस्तेमाल कौन करता है, ये सबको मालूम है। सबको मालूम है कि पाकिस्तान ये करता है, लेकिन इसे पाकिस्तान का नाम देने की जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान में जो किरदार अदा किया है पाकिस्तान, वो सबको मालूम है। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो देश आतंकवाद को प्रश्रय और प्रोत्साहन देते हैं, उन्हें जानना चाहिए कि उनके खिलाफ ही ये आतंकवाद आता है और उनको नुकसान पहुंचाता है। और पाकिस्तान तो स्वयं ये स्वीकार करता है कि वो आतंकवाद का बहुत बड़ा एक विक्टिम है, लेकिन उससे ये समझ नहीं आ रहा है कि यह आतंकवाद उसी ने बढ़ावा दिया है और ये एक अपरिहार्य नतीजा है उसकी उस नीति का। जी, राकेश शर्मा जी, आप कैसे देखते हैं जब चरमपंथ की बात प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सामने रखी कि चरमपंथ का खतरा जो है वो लगातार बढ़ रहा है? ये देखने की बात है कि इस वक्त संसार में सबसे पहले अफ़गानिस्तान का जो अभी हाल में ही परिवर्तन हुआ है, जिसमें तालिबान ने अफ़गानिस्तान को कैप्चर कर ले लिया है पूरे कंट्री को, और इसका पूरा एक जो नया खतरा पैदा हुआ है, बिकॉज उसके अलावा तालिबान के अलावा ISNK और जो बाकी अलकायदा ये जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पनपने का खतरा है। और इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ रहा है। 20 साल से अमेरिकन फोर्सेस ने वहाँ पर अफ़गानिस्तान में लड़ाई करी। 20 साल में पाकिस्तान की फ़ौज ने उन तालिबान को सपोर्ट दिया, उनको पैदा किया, उनको ट्रेन किया, उनको वहाँ पर ऑपरेशन कराया। अभी जो चूँकि अमेरिकन फोर्सेस और नेटो फोर्सेस वहाँ से निकल गई हैं, तो खतरा बहुत ज़्यादा है। और प्रधानमंत्री जी ने आज के भाषण में ये संसार को बताया है, बिना नाम लिए एक साफ बोला है कि यही पाकिस्तान ने ही जन्मदाता है एक तालिबान का, और ये तालिबान एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 15 मिनिस्टर के ऊपर यूनाइटेड नेशंस की सैंक्शन है। और ये वो ऑर्गेनाइजेशन का अभी पूरे संसार में फिर से खतरा पैदा होने का अंदेशा है, और ये सचेत किया है सारे संसार को कि हमको इस विषय में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जी, राकेश शर्मा जी, क्या कह सकते हैं कि जिस तरह से अफगानिस्तान में जो कुछ घटनाक्रम घटा और तालिबान एक आतंकवाद का दूसरा रूप जिस तरह से सत्ता में आया और दुनिया के तमाम ताकतवर देश मौन साधे रहे या कुछ देश खुलकर समर्थन देते नजर आ रहे हैं, उसकी तरफ इशारा है क्या? सही बात है। इसमें पाकिस्तान की तरफ तो सीधा इशारा है, और भी कुछ देश जो है अफगानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट देते रहे, पैसे की सपोर्ट, हथियार 20 साल से हथियार वो चल नहीं सकते हैं, वो बारूद चल नहीं सकता, ये नया बारूद कहीं आ रहा है, कोई पैसा दे रहा है। ये पाकिस्तान पैसा नहीं दे सकता, उनके पास इकॉनमी में पैसा देने का नहीं है, तो और देश भी हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को एक ग्लोबल सिचुएशन में, एक वैश्विक सिचुएशन में बताया है कि इसमें जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप ध्यान रखें, इसका ब्लो बैक, इसका जो वापस में आपको ही खतरा हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी मुद्दे की बात है, और हमको संसार को ध्यान रखना पड़ेगा कि इस विषय में आगे अफगानिस्तान में कैसा सिचुएशन डेवलप होता है। जी, प्रोफेसर राजेंद्र जी, अगर हम इस पूरे संबोधन की बात करें तो इसमें हालांकि बहुत कुछ प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सामने रखा है, उन पे भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन एक
बात आपसे ये समझना चाहता हूं कि जिस तरह से आतंकवाद का मुद्दा दुनिया के सामने प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के एक सबसे शक्तिशाली मंच से दुनिया के सामने रखा है, उन देशों के सामने रखा है जिन्होंने परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तालिबान को समर्थन देने का काम किया है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दा है और भारत लगातार इस बात को विभिन्न मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते रहे हैं कि दुनिया में आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। इसे आप कैसे देखते हैं? ये तो भारत की लगातार नीति रही है इस मामले में, और मैं समझता हूं कि देखिए 3-4 बातें इसमें मैं कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि जो अगल बगल के देश है, जैसे पाकिस्तान तो जिम्मेदार ही है इनका लाने में सत्ता में। दूसरी बात है कि अमेरिका का 20 साल काम करके वहाँ से जाना, ये कुछ अच्छी बात नहीं लगी मुझे, क्योंकि भारत ने वहाँ बहुत सारा काम किया था अमेरिका के साथ। $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट था, विकास बहुत किया हुआ था, काबुल का पार्लियामेंट बनाया, रास्ते बनाए और उनके शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, डैम बनाया खैरत में। तो भारत को इस तरह का अगर फीलिंग आए तो स्वाभाविक हो सकता है। लेकिन बुरी बात तो सबसे यह है कि चीन जो हमारा पड़ोसी देश है, वो पाकिस्तान के साथ मिलकर तालिबान से बात कब से आगे चला रहा है, और उसके साथ साथ रशिया भी उनके साथ बात कर रहा है, और वो दोहा टॉक से वो आगे निकल के सब कर रहे। तो इसलिए प्रधानमंत्री का इशारा रशिया, चीन, पाकिस्तान, इन हमारे पड़ोस वाले सारे देशों की तरफ भी था। और एक बात और मैं अहम कहना चाहता हूँ आपसे, और वो ये है कि देखिए सारा एक टेररिस्ट, ट्रांसनेशनल टेररिस्ट नेटवर्क होते हैं, वो सारे आपस में इतने जुड़े होते हैं। जैसे ओसामा बिन लेडेन जो थे, वो सूडान में उनको भगाया गया, तो सूडान में गए थे 90 के दशक में, वहाँ उन्होंने काफ़ी टेररिस्ट ट्रेन किए। लेकिन वहाँ जब कीनिया और टांजानिया में बॉम्बिंग हुआ तो उनको अफगानिस्तान में आश्रय मिल गया, तो वहाँ से उन्हें अफगान पाकिस्तान बॉर्डर में काम शुरू कर दिया। और उस ज़माने में वेपन्स और ड्रग्स का डील होना ये बहुत नॉर्मल चीज़ हुआ करती थी। तो ऐसा है कि अब फिर से अब तालिबान सत्ता में आ गया। एक बार पहले आए थे वो 1996 से 2001 तक, लेकिन अब फिर से सत्ता में आया तो दहशतवादी संगठनों को अपना एक राज्य मिल गया, और वहाँ से वो क्या क्या कर सकते हैं इसका हम लोगों को अंदाज़ा है। प्रधानमंत्री के स्पीच में सारे इनडायरेक्ट रेफरेंस उसी तरह के थे, क्योंकि आप देखिए एक अलकायदा है तो उसके ब्रांचेस 90 ब्रांचेस है दुनिया भर, और वो विश्व भर काम करते हैं। एक इस्लामिक स्टेट है तो सभी जगह वो काम करते हैं। अलकायदा तो बोको हराम नाम का ग्रुप वेस्ट अफ्रीका में, अल शबाब नाम का ग्रुप ईस्ट अफ्रीका में है। कितने सारे टेररिस्ट एक साथ काम करते हैं। और प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक टेररिज्म एक कितनी गहरी समस्या है, और कैसे सुरक्षा, UN सुरक्षा काउंसिल को कितनी चौकन्ना होकर इस पर काम करना पड़ेगा, ये हमेशा सूचित किया, रेखांकित करने का प्रयास किया। और भारत की यही नीति रही है, क्योंकि ऐसा डिस्टिंग्विश करना कि कोई गुड टेररिस्ट होता है, कोई बैड टेररिस्ट होता है, उसमें टेररिस्ट में क्या करोगे आप? टेररिस्ट तो टेररिस्ट होता है, और उसके साथ किसी तरह का समझौता करना, जो औरतों की शिक्षा का विरोध करते हैं, जो एकदम मध्ययुगीन दुनिया में वापस लेना चाहते थे सारे समाज को, उनका साथ देना ये भी तो मूर्खता होगी जी। तो और इस तरफ इशारा भी प्रोफेसर राजेंद्र हर्ष जी उन्होंने किया। दिलीप सिन्हा जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि अफगानिस्तान में केवल परोक्ष रूप से आतंकवाद को जिस तरह से कुछ देशों ने समर्थन देने का काम किया है तालिबान के रूप में, लेकिन उन्होंने एक चिंता जताई कि अफगानिस्तान में जो महिलाओं की स्थिति है, जो बच्चों की स्थिति है, अफगानिस्तान में जो विकास की स्थिति है, उसकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया कि दुनिया को चिंता करनी चाहिए उनकी। हाँ, उन्होंने दो बातों पे बहुत ध्यान दिया। एक मानव अधिकार का, जिसमें कि महिलाओं और बच्चों के अधिकार की बात थी, और दूसरा जो मानवीय त्रासदी अफगानिस्तान में घट रही है इस वक्त, उस पर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया। और ये कहा कि यद्यपि दुनिया के देश तालिबान का विरोध करते हैं और तालिबान की नीतियों से दुखी हैं, तथापि उन्हें तालिबान की सरकार में अफगानिस्तान के लोगों की भलाई के लिए मानवीय सहायता शायद देने पर अपना उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा। और ये एक तरीके से कह सकते हैं कि शायद आगे के लिए इशारा भी है कि भारत शायद मानवीय सहायता अफगानिस्तान को देने को तैयार हो जाए जी। क्योंकि आपको मालूम होगा कि विश्व के देशों ने करीब $1 बिलियन की सहायता की मंजूरी दी है। उसमें अभी तक भारत ने कोई अपना योगदान नहीं दिया है, लेकिन हो सकता है कि आगे दे, क्योंकि जो मानवीय त्रासदी वहां पर हो रही है उसमें हमारी एक जिम्मेवारी बनती है वहां के लोगों की सहायता करनी। जी।
दिलीप सिन्हा जी, आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज क्या कहा संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। राकेश शर्मा जी, आपने सुना प्रधानमंत्री जी को, जो आतंकवाद पर एक स्पष्ट रूप में दुनिया के सामने उन्होंने अफगानिस्तान की धरती का जिक्र करते हुए कहा कि अफगानिस्तान की धरती का आतंकवाद के लिए एक राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल नहीं होगा। मैंने दुनिया के किसी देश के प्रमुख का ऐसा संबोधन अब तक नहीं सुना, खासतौर से अफगानिस्तान के संबंध में, जहां पर आतंकवाद का एक तरह से गढ़ रहा है, अड्डा रहा है, और पाकिस्तान किस तरह से वहां के आतंकवादी संगठनों का इस्तेमाल करता रहा है, ये पूरी दुनिया जानती है। आपका क्या कहना है? मनोज जी, अभी लोग कई देश अब ऐसा बोलना शुरू हो गए हैं कि तालिबान में को सपोर्ट करने की आवश्यकता है ताकि हम उस ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ कर सकें, उनके लोगों को मदद दी जा सके। और ऐसा कहने को वर्ल्ड में बहुत लोग बोलते हैं कि तालिबान से एंगेज करने की आवश्यकता है जी। अब ये और कहते हैं कि तालिबान अलग है और ISN-K अलग है, ISN-K टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तालिबान सुधर सकता है। मेरा अपना विचार ये है कि तालिबान और IS-K को अलग अलग कंपार्टमेंट, अलग अलग बक्से में रखने की आवश्यकता नहीं है। ये एक ही थैली के लोग हैं, ये एक ही क्लैन के लोग हैं, वहीं के ट्राइब्स के लोग हैं, और उनको कहना कि वो अलग हैं, वो टेररिस्ट हैं और ये तालिबान टेररिस्ट नहीं है, ये हमको 20 साल की बात भुलाता है। 20 साल की प्लस 5 साल की उनकी गवर्नमेंट, 25 साल की बात भुला देता है कि 25 साल तालिबान ने क्या किया है। और हमको ये जानना आवश्यक है कि ये सब अलकायदा वहाँ पर है और IS-K है और तालिबान है, ये सब है। और जो लोग हैं वहाँ पे, लोगों के पर त्रासदी हो रही है, बहुत दुख है कि भाई लोगों पर इतना बुरा लोगों पर इतना दबाव डाला जा रहा है जी। सो प्रधानमंत्री का ये कहना बहुत उचित है कि जो देश, अभी चाइना के बारे में कहते हैं कि चाइना ने इस वक्त कम्युनिकेशन लाइन खोल दिया, बात कर रहे हैं तालिबान के साथ। चाइना को अपने कंट्री में भी टेररिज्म का प्रॉब्लम है, खास करके सिंकियांग में। उनको भी भूलना नहीं चाहिए, चाइना को भी, कि ये वही लोग हैं जो आपके वखान कॉरिडोर से और पाकिस्तान से निकल के आपके देश में भी आके हमला करते हैं। सो ये प्रधानमंत्री का भाषण ये बोल उस सब इलाकों में है, उसके साथ ही सेंट्रल एशिया में भी जो है, जैसे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वहाँ पे सेंट्रल एशिया में, सबके लिए है, सारी रीजन के लिए है कि अगर हम इस को पनपने देंगे तो सारी रीजन पे प्रॉब्लम आने की आवश्यक हो सकता है। ये जी बिल्कुल, इसलिए चरमपंथ की बात, दुनिया में जिस तरह से चरमपंथ का खतरा बढ़ रहा है, उसकी बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में रखी। राजेंद्र, हर्ष जी, अगर बात मैं कोरोना महामारी की करूं, उससे जुड़े भी तमाम तथ्य दुनिया के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखे। किस तरह वैक्सीन निर्माण के क्षेत्र में भारत ने अग्रणी भूमिका निभाई है और दुनिया के देशों की मदद की। ऐसे समय में आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें भी भारत ने एक अहम भूमिका निभाई है। ऐसा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई ये सारे विश्व की लड़ाई जी। है और सारे विश्व के देशों का सहयोग इसमें चाहिए, वरना ये लड़ाई ख़त्म भी नहीं हो सकती। जहाँ तक भारत का सवाल है तो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ हमारे वैज्ञानिकों की है, जिन्होंने वैक्सीनेशन के लिए लोगों को वैक्सीन पैदा किए उस तरह के, कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो। और दूसरी बात यह है कि जब हमारे पड़ोसी के देश है जैसे बांग्लादेश हो, उनको हम लोगों ने बिना मूल्य वैक्सीन ऑफर कर दी थी, और उसी तरह से अनेक देशों में वैक्सीन की ऑर्डर आई और भारत ने एक बहुत
उदारता से सब लोगों को वैक्सीन देने का एक कार्यक्रम किया, ये सराहनीय ज़रूर है। लेकिन ये भी बात ये है कि ये महामारी इतनी भयानक है कि कितना उसका दूसरी वेव में असर हुआ, इसका कोई बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए हम सब देशों को इसके बारे में सतर्क रहना पड़ेगा। आपस में सहयोग होना, आपस में उस तरह की दवाएं दारू एक सर्कुलेट करना, ये भी बहुत ज़रूरी होगा। और भारत इसमें मैं जानता हूँ कि अहम भूमिका निभाएगा। इसका ये है कि अब प्रोडक्शन भी वैक्सीनेशन का उस तरह के काफ़ी मात्रा में बढ़ गया है, उसी तरह से मेडिसिन भी आना शुरू हो गया है। और ऐसा है कि ज़्यादातर हमारे जो वैक्सीन है कोविशील्ड जैसे, वो अफ्रीकन राष्ट्रों ने काफ़ी बुक किए हुए हैं। और अफ्रीकन राष्ट्र इतने निर्भर है हमारे पर, इतने डिपेंड करते हैं कि अब उनको वो अपना सप्लाई और ग्लोबल सप्लाई चेन के थ्रू उनके पास पहुंच जाएगा। और उसी तरह हम भारत, सारा देश अफ्रीका में जो वैक्सीन का, इसका कोरोना का जो हड़कंप मचा हुआ है, उसको कंट्रोल करने में यशस्वी हो जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन ऐसी जो महामारी है वो हमें बहुत कुछ सिखा लेती है। और वो मैं समझता हूँ जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री ने भी किया। उन्होंने क्लाइमेट चेंज के बारे में भी कुछ कहा और एनवायरनमेंट के बारे में कहा। अगर मानव हर तरह के संसाधन कंट्रोल करना शुरू करे तो जाहिर सी बात है, इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी कि भारत की जो वैक्सीन है वो मानवता की सेवा के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। ये जानकारी देना चाहता हूं कि भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसे 12 साल की आयु से ज्यादा के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। एक और mRNA वैक्सीन अपने डेवलपमेंट के आखिरी चरण में। भारत के वैज्ञानिक कोरोना की एक नेजल वैक्सीन के निर्माण में भी जुटे हैं। मानवता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए भारत ने एक बार फिर दुनिया के जरूरतमंदों को वैक्सीन देनी शुरू कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को यह भी बताया कि भारत किस तरह से अपने यहाँ, चाहे बात बेघरों को घर देने की हो या स्वास्थ्य बीमा देने की हो या फिर बैंकों से खातों की हो, कैसे गरीबों को अंत्योदय योजना के जरिए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है, योजनाएं चला रहा है। ये भी, उसका भी एक तरह से दुनिया के सामने उन्होंने तस्वीर रखी। दिलीप सिन्हा जी, दुनिया के सबसे बड़े मंच से भारत की ये तस्वीर कि किस तरह भारत विकास की दृष्टि से, सामाजिक कल्याण की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, सुधार कर रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? इसके क्या मायने हैं? एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये बताना जरूरी इसलिए था कि इधर कुछ वर्षों से चीन एक प्रोपेगेंडा कर रहा है कि चाइनीज मॉडल ऑफ ग्रोथ जो है वही असली मॉडल है ग्रोथ का, उसी से विकास हो सकता है विकासशील देशों का। और चाइनीज मॉडल का आपको मालूम है कि तानाशाही का मॉडल है। तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि डेमोक्रेसी कैन ऑल्सो डिलीवर, यानी डेमोक्रेसी में भी विकास हो सकता है। और उसी संदर्भ में उन्होंने भारत की जो सफलताएं हैं, भारत के जो अचीवमेंट्स हैं, उसका उन्होंने जिक्र किया और बताया कि न केवल इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास देता है लोकतंत्र, उसके साथ साथ विकास के साथ साथ उसमें अन्वेषण या इनोवेशन का भी उसमें स्कोप रहता है, ताकि नई नई टेक्नोलॉजी विकसित हो सकती है। ये सारे विकास के जो सारे आयाम हैं वो लोकतंत्र डिलीवर करता है और भारत में ऐसा हो रहा है। इसलिए ये जो प्रोपेगेंडा है कुछ देशों का कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जो सिर्फ झगड़ा होता रहता है, उसमें विकास नहीं हो सकता है, ये बात गलत है। जी राजेंद्र जी, सेवा परमो धर्म, भारत का ये मानवता के लिए एक संदेश रहा है। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि वैश्विक मंच से, किसी बड़े मंच से भारत की ये तस्वीर रखना कि भारत केवल आतंकवाद की ही बात नहीं करता, बल्कि वो किस तरह से अपने यहाँ सुधार के काम कर रहा है, जो समाज की अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उसके कल्याण के लिए काम कर रहा है, ये भी दुनिया को बताना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी था और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बयान भी किया उसका।
ऐसा था कि जनधन योजना पहले नहीं थी। इसका मतलब है कि बैंकिंग सिस्टम से काफ़ी गरीब लोग बाहर थे और ये पहला एक्सपेरिमेंट है जहां बहुत लोगों के अकाउंट्स खुल गए। और अकाउंट्स खुलना इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूं कि उससे अगर डायरेक्टली डिजिटली आप पैसे ट्रांसफ़र करते हो गरीब के अकाउंट में, तो मिडिल मैन का कुछ रोल नहीं होता और उससे करप्शन पर नियंत्रण लाया जा सकता है। इसमें सुधार भी है और गरीबों का उद्धार भी है। तो इस तरह से काफ़ी योजनाएं आई और उनका वो सक्षमता से बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है, उसमें कोई शक नहीं। और दूसरी बात है कि विकास का रास्ता बहुत लंबा होता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना की महामारी ने थोड़ा सा उसको सेटबैक दिया है, लेकिन ऐसा है कि भारत की इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था जो सारी है वो फिर से रिबाउंड करेगी, बाउंस बैक करेगी और फिर से एक लहर आएगी जहां ग्रोथ का माहौल होगा और फिर से जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में वैश्विक स्तर पे एक वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात भी उन्होंने की। दुनिया की अर्थव्यवस्था कैसी हो इसका भी एक प्रकार से उन्होंने संदेश दिया, संकेत किया। तो हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। दिलीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।